खालिद साहब, किसी भी मईशत के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। ज़ाहिर है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक इन्फ्लेशन है जो कि नज़र आ रही है, फिर साथ ही रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 1-1.5 माह की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी होंगे। साथ हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़ रही है और डॉलर नीचे आ रहा है। ये जो बेहतरी है स्टॉक मार्केट की और डॉलर की, ये उन फंडामेंटल्स को कैसे सपोर्ट करेगी? आप देख रहे हैं इवेंचुअली बेहतरी आते हुए? देखिए, हमारा जो बुनियादी जो मसला होता है वो ये है कि हम जितना हम खर्च करते हैं उतना हम कमा नहीं सकते। तो उससे प्रॉब्लम शुरू होती है बेसिक हमारी। फिर उसके बाद हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो एंटिटीज़ हैं, कुछ जो अरबों रुपए हमारे हर साल खा जाती हैं, उनका हम कोई इलाज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हमारा पेंशन बिल 700 अरब रुपए का, यानी जो गैप है वो हम उसको कम, IMF भी कंडीशनलिटी लगाता है, सब कुछ करता है, हम गैप कम करने की कोशिश करते करते हम कामयाब नहीं हुए उसमें आज तक। हमेशा बड़ा ही है, पीछे नहीं आया। हम फिगर आगे पीछे करके 4% 5% कर लेते हैं, लेकिन 7-8% से वो ज़्यादा ही गैप होता है। तो वो एक बुनियादी मसला तो वो हमारा मौजूद है, जिसमें आपकी टैक्स रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है और टैक्स बेस को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम पिछले 70 साल से या कम से कम 50 साल से तो कोशिश कर रहे हैं टैक्स बेस को बढ़ाने की, लेकिन हम बढ़ा नहीं पाए। और उसमें रेजिस्टेंस ख़ास तौर पे रिटेल सेक्टर से बहुत ज़्यादा आती है। परचून, थोक परचून का जो काम है उस पर बहुत ज़्यादा आती है। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर है। उसके बाद जो पिछले 20-25 साल से जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया जिसने, वो आपका प्रॉपर्टी सेक्टर। तो इन सब को हम उसमें नहीं ला सके, जिसकी वजह से हम जो वो गैप है उसको फिल नहीं कर पा रहे। तो वो उसमें हमारा जो करने के लिए हमें सारे मामलात हमें उधार लेना पड़ता है। भले बैंकों से लें, 22% की शरह आप चल रही है। अगर हम बैंकों से पैसे लेके काम चलाएंगे अपना, तो आप देखिए आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा। आपके हर साल नया फिगर आता है, हर गवर्नमेंट के साथ नया फिगर आता है कि इतने हज़ार अरब के मकरूज़ हो गए। फिर इंटरनेशनल आपका पेमेंट्स का सिलसिला आता है, उसमें हमें उसके लिए अपनी इकॉनमी भी ठीक करनी है, अपने टैक्स रेवेन्यू भी ठीक करने हैं, और जो हमारा ज़र मुबादला जो है जो हमने इकट्ठा करना है, उसके 2-3 जो पहलू हैं इकट्ठा करने के। एक तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट है उसका आपका, उसके बाद रिमिटेंसेस है जिसके ज़रिए आप लाते हैं। फिर तीसरा जो आप उसमें एलिमेंट कह सकते हैं कि जो यहाँ पे हम IMF ने पैसे दे दिए, डोनर एजेंसीज के पैसे जो फॉरेन करेंसी में यहाँ पे आते हैं, तो वो एक सेगमेंट वो होता है, लेकिन वो खर्च होने के लिए आते हैं, इसलिए हम उसको उस तरह से कंसीडर नहीं कर सकते। एक दफ़ा बैंक के आपके रिजर्व्स में वो ज़रूर आ जाते हैं, काउंटिंग में, या बैंकों के पास जो होते हैं वो काउंटिंग में ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वो आपका पैसा उस तरह से नहीं होता जिस तरह बैंकों का पैसा आपका नहीं होता, जो डॉलर आपके पास रिजर्व में रखते हैं। तो ये सारी बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने के लिए हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं, अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक खुशाइंद बात है कि अभी रिवाइज किया है IMF ने, हमारा जो वर्ल्ड बैंक ने, जो GDP ग्रोथ है वो कुछ 2% के करीब उसने रिवाइज की है। लेकिन साथ ही साथ कल जो एशिया पैसिफिक के ऊपर उन्होंने उनके जो कृष्णा श्रीनिवासन है, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी बड़ी तवील, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ब्राइट स्पॉट है हमारा ग्लोबल प्रोजेक्शन का, वो है एशिया पैसिफिक। एशिया पर्टिकुलरली और एशिया पैसिफिक जो खिता है पूरा, वो कह रहे हैं 2/3 ग्लोबल कंट्रीब्यूशन यहाँ से आएगा। और ये तकरीबन हमारी जो प्रोजेक्शन है वो 4.6 2022-23 की और 4.2 2023-24 की जो ग्रोथ इस खिते की होगी। अच्छा, लेकिन उसमें जो सबसे प्रॉब्लम आ रही है वो चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर की आ रही है। ठीक है, इसी तरह अगर हम अमेरिका की तरफ जाएं, उनका जो कंज्यूमर वो है कंजम्पशन, उसकी बेसिस के ऊपर उनके भी इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस है। अच्छा। सबसे बड़ा मसला उसमें फिर जो यूक्रेन वॉर का उन्होंने प्रोजेक्शन दिया कि रूस यूक्रेन वॉर, उसकी वजह से प्रॉब्लम है और आ भी सकती है। फिर हम देखते हैं इसराइल और फ़लस्तीन का जो मिडल ईस्ट में मसला शुरू हो गया। ये जो एनर्जी हब है हमारा, वो कह ले कि फूड ग्रेन हब है, ये एनर्जी हब है। यूक्रेन फूड ग्रेन हब और ये एनर्जी हब, दोनों जगह पे अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो मे भी ये जो प्रोजेक्शन है IMF की, ये शायद चेंज हो जाए। तो हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, डॉलर को हम नीचे लेके आए हैं, उसको कंट्रोल किया है। बाकी मामलात में हमने बेहतरी की है। SAFC में अगर कामयाबी से इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है और हम टैक्स बेस बढ़ा लेते हैं, तो यकीनन हमारे लिए बहुत
प्रोस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और बेहतर होंगे। साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है। इलेक्शन जनवरी में इलेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो उसके बाद जो है एक मुंतखब हुकूमत भी होगी। लेकिन ये इंटरनेशनल फैक्टर्स जो है ना, इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते। ये जब आते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें इंटरनली जो इम्पैक्ट आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, उसका जो इम्पैक्ट आना चाहिए यहाँ पे हमारे जो प्राइसेस के ऊपर आना चाहिए, बाकी चीज़ों पे आना चाहिए। पेट्रोल की प्राइसेस भी सस्ती हुई हैं, मजीद सस्ती होगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है आम आदमी को जो रिलीफ मिलेगा, जो इन्फ्लेशन जब हम नीचे लेके आएंगे उससे मिलेगा। इन्फ्लेशन हमारी खित्ते में सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी वो हमें उसको टैकल करना बहुत जरूरी है और उसकी रीजंस भी पता होनी चाहिए। हमारे खित्ते में बेहतर हो रही है सूरत हाल ओवरऑल, इन्फ्लेशन नीचे जा रही है, लेकिन हमारी नहीं, बहुत ज्यादा नीचे तो आ ही नहीं रही, लेकिन स्टेबल भी अगर है तो 23% पे है तकरीबन। देखते हैं कि हो सकता है वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है जब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हो रहे हैं, ज़ाहिर है जब करेंसी रेट बेहतर होता है तो फिर इसके असरात बाकी चीज़ों पे पड़ते हैं, इन्फ्लेशन पर भी पड़ते हैं। मैं दूर नहीं है, हमारा पैटर्न थोड़ा सा ओल्ड फैशनड है। हमारा जो पूरा रिकॉर्ड है, बार बार वो बता भी रहे हैं कि पहले 10 ओवरों में हमारे पता नहीं कितने 1200-1500 बॉल हो गए हैं, हमने छक्का नहीं मारा। पहले जो 10 ओवर्स होते हैं, जो पावर प्ले जिसको कहते हैं, तो वो यकीनन एक हमें कमी उसमें महसूस की जा रही है। उसमें एक बदकिस्मती हमारी ये रही, फ़ख्र हमारे पास ऐसा प्लेयर है जो उन ओवर्स में बहुत अच्छा वो कह ले के खेल सकता है और मार सकता है, वो उस आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त। तो हमें चाहिए था उसकी जगह पे हम कोई जो अरेंजमेंट हमारे पास होना चाहिए था। अच्छा, एक तो हमारे पास ट्रैवलिंग रिजर्व में हारिस है, वो कह ले कि एक हमारे पास ऑप्शन एक है। दूसरा हमें रखना चाहिए था एक दो ऐसे लड़के मजीद जो पावर प्ले में अपना ओपनर भी हो और पावर प्ले में बेहतरीन परफॉर्म कर सके, बड़ी शॉट्स खेल सके। जरूरी नहीं है कि हर शॉट लगे, लेकिन कम से कम उनमें ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि जहां अपॉर्चुनिटी आती है कि वो अगर लेग पे या ऑफ स्टंप पे बॉल आता है जो चौका लग सकता है नीचे खेल के, वो फील्डर के ऊपर से उसको छक्का या ज्यादा रन 4 की बजाय 6 ले सके और कंटिन्यूसली ये हर ओवर में एक दो शॉट्स ऐसी करे। कई तो ऐसे प्लेयर है, आज हम अफगानिस्तान का मैच देख रहे हैं, उसमें किस तरह से उन्होंने ओपन में पिटाई की है इंग्लैंड के बेहतरीन बॉलर्स की, अच्छे फास्ट बॉलर है उनकी की है। अच्छा, बैटिंग में यकीनन हमारा ये तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है बाबर की कि कोलैप्स कर गया, हमारा परफॉर्म नहीं किया, ये तो फैक्ट है, सबने देखा कि परफॉर्म नहीं किया। क्यों परफॉर्म नहीं किया, ये सोचने की बात है। क्या वो वाकई प्रेशर ले गए? अगर पहले 4 प्लेयर जब खेल रहे तो उस वक्त हमें प्रेशर नहीं नजर आया, आउट जरूर हो गए, अच्छी बॉल पड़ी या गलत खेल गए, लेकिन उस पर तो प्रेशर नजर नहीं आया। जब बाबर आजम आउट हुआ उसके बाद वो कौन सा प्रेशर आ गया? क्या बाबर आजम पहले 2 मैचेस में तो बाबर आजम ने बहुत ज्यादा स्कोर नहीं किया, वो थोड़े से स्कोर पे जल्दी आउट हो गए, लेकिन हम खेले हमने श्रीलंका का इतना रिकॉर्ड तारीखी तौर पे चेज किया हमने। तो मतलब ये कहने का कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, अगर थी तो उसको बैठ के डिस्कस करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए। जहाँ तक बॉलिंग का ताल्लुक है, जो मिडिल ऑर्डर पर या टेल एंडर्स वो इसलिए हुआ कि जो हमारे पहले आए ओपनर्स जो आए उन्होंने ज़ाहिर स्कोर तो किया जो भी किया, लेकिन हिटिंग नहीं की, पावर प्ले में उस तरीके से जारहाना नहीं खेला। इसी पर बात कर रहे हैं। नजमुल साकिब साहब, एक कैप्टन में ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो मौके पर कंडीशंस के हिसाब से इम्प्रोवाइज भी कर सके। अब ज़ाहिर अगर वो देख रहे हैं बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी कुछ ज़ाहिर सवालात उठ रहे हैं, आप समझते हैं कि उनके पास प्लान बी होना चाहिए था? क्यों इम्प्रोवाइज नहीं कर पाते वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस?